पुरुष देखिए जानबूझ के कुछ नहीं करता। जो भी वादा करवाया करता जाता है है। उसको नहीं 3-4 दिन तो याद रहता है, ठीक है, 5वें दिन भूल जाता है और 6वें दिन जंग की शुरुआत हो जाती है। वही कंडीशन यहाँ आ चुकी है। अब वो बात भी करने को तैयार नहीं है, तो वो क्या कर रहे हैं देखिए, बहुत प्यार से उन्होंने हाथ पकड़ा हुआ है, समझा रहे हैं, सॉरी बेबी, टुमारो विल गिव यू, बट शी नोज वेरी वेल टुमारो नेवर कम्स एंड फाइटिंग कंटिन्यू। सदियों से इंसानों का ध्यान स्त्री और पुरुष के मिलन पर रहा है और इससे उत्पन्न होने वाली भावनाओं को खजुराहो की दीवारों पर स्पष्ट रूप से चित्रित किया गया है। जी हाँ, खजुराहो मंदिरों का नाम आते ही कुछ इरोटिक चित्र जहन में आते हैं, पर लोगों को मैं आश्वस्त करता हूँ कि आँखों से जो आपने देखा है या जो भी आपने इन मंदिरों के बारे में सुना है, उससे बहुत बहुत ज़्यादा है इन मंदिरों में। ये मंदिर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का संकेत देते हैं। फिर केवल काम को ही यहाँ क्यों उजागर किया जाता है और मंदिरों को किसी भी तरह से कम हिंदूवादी क्यों बताया या समझा जाता है? सिर्फ काम के प्रतीक के रूप में खजुराहो की यह छवि लोकल लोगों की आजीविका को भी प्रभावित कर रही है। अपने आने वाले कुछ एपिसोड्स में मैं आपको इन मंदिरों की महत्वता, इनकी शिल्पकला, इनकी हिस्ट्री, नृत्य कला, श्रृंगार रस, युद्ध कला आदि और भी बहुत कुछ अपने नज़रिए से दिखाऊंगा। खजुराहो में रुचि की कमी के लिए और भी बहुत सारी वजह हैं, जिनमें से प्रमुख है कनेक्टिविटी बाय एयर एंड रेल। हालांकि जनवरी 2016 में खजुराहो एयरपोर्ट का उद्घाटन हो चुका था, बट 1-1.5 साल तक भी फ्लाइट शुरू नहीं हुई थी। राज्य और केंद्र सरकारों का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए खजुराहो के गाइड्स और लोकल टूर ऑपरेटर्स ने वॉइस ऑफ खजुराहो नाम से एक ट्विटर आंदोलन भी शुरू किया था, जिसके फलस्वरूप कोरोना काल से पहले कुछ फ्लाइट्स वाया वाराणसी शुरू भी की गई थी, बट डायरेक्ट मेट्रो से फ्लाइट्स कनेक्टिविटी अभी भी नहीं है। ऐसा ही कुछ हाल रेल कनेक्टिविटी का भी है। आज कोरोना काल के चलते इंटरनेशनल टूरिज्म यहाँ ख़त्म हो चुका है, पर आजकल रोड ट्रिप्स पॉपुलर हो रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि डोमेस्टिक टूरिस्ट भी रेगुलर आया करेंगे अब खजुराहो में। मेरा नाम करण है और मैं कोशिश करूंगा कि बहुत अच्छी तरीके से ये हैं करण सिंह राजपूत, हमारे आइकनोग्राफी सर्टिफाइड गाइड बाय मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड कल्चर। आई विश मैं आपको इनकी आवाज़ ही अपने पूरे एपिसोड्स में सुनाता, लेकिन बैकग्राउंड नॉइसेस ज़्यादा होने की वजह से कहीं कहीं मुझे अपना भी वॉइस ओवर देना पड़ रहा है। ओवर टू करण। इन टेम्पल्स को चंदेल राजाओं के द्वारा बनवाया गया। चंदेल राजाओं का रूलिंग पीरियड 9th सेंचुरी एडी से लेकर 13th सेंचुरी एडी तक था और उस दौरान उन्होंने यहाँ पर 85 टेम्पल्स को बनवाया था। लेकिन उस समय जो 85 टेम्पल्स बनवाए थे, उनमें से प्रेजेंट में आज केवल 25 टेम्पल बचे और ये टेम्पल खजुराहो की जियोग्राफिकल पोजीशन के अनुसार 3 ग्रुप में डिवाइडेड है, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ। लेकिन जिस ग्रुप में हम खड़े हैं, ये खजुराहो का मेन ग्रुप है, जिसको वेस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल बोला जाता है। इसमें टोटल 11 टेम्पल काउंट होते हैं, बट आउट ऑफ 11 4 टेम्पल्स आर मेन: वराह, लक्ष्मण, गंडारिया,
क्योंकि लास्ट में जो चित्रगुप्त मंदिर है उसमें करीब 60 से 70% उसका पार्ट रिस्टोर हो गया है और इस बिल्डिंग की जो विश्वनाथ टेम्पल है उसमें भी करीब 40% पार्ट उसका रिस्टोर है और ये रेप्लिका है लक्ष्मी का। हम लोग लकी है कि आज इन मंदिरों को देख पा रहे हैं। इसका रीजन क्या है? चंदेल डायनेस्टी 9th से 13th सेंचुरी तक थी। 13th सेंचुरी के एंड में ये डायनेस्टी खत्म हो गई। 13th से लेके 18th सेंचुरी तक ये पूरा क्षेत्र जंगलों के अंदर छुपा रहा और किसी को इसके बारे में पता नहीं चला। 500 वर्षों के बाद 18th सेंचुरी में 1838 में यहाँ पर एक ब्रिटिश इंजीनियर आया जिसका नाम था टी.एस. बर्ड। उसने यहाँ पर टेम्पल्स को देखा और तुरंत उसने ब्रिटिश गवर्नमेंट को इन्फॉर्म किया। यहाँ से 45 किलोमीटर दूर छतरपुर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ महाराजा प्रताप सिंह राज्य करते थे, उनको बुलाया गया। सभी लोग आए, मंदिरों की खोज की गई, बट किसी ने कोई अपना खास इंटरेस्ट मंदिरों में नहीं दिखाया। द वेरी फर्स्ट टाइम किंग प्रताप सिंह he took keen interest in temples and he restored temple in 1842. And after that, in 19th century, this temple comes under the Archaeological Survey of India. And 1986, this group declared as a World UNESCO Heritage Site. So there are 38 heritage sites in India. It is one of them and very famous. हर कंट्री के लोग यहाँ पे विजिट करने के लिए। चंदेल राजा का जो एरिया था ये तो बहुत बड़ा था। हमारे भारत का मध्य पार्ट जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में हम जिसको बुंदेलखंड बोलते हैं, जिसमें आधा पार्ट एमपी और आधा यूपी का आता है, एक्चुअली ये चंदेल राजाओं का हुआ करता। सो देयर इज क्वेश्चन, क्योंकि इतना बड़ा एरिया होने के बावजूद why they choose this place for temples? There is scientific reason. When we enter in Khajuraho, we can notice this place surrounded by small hills, and this place like an amphitheater. And we know that in amphitheater, energy created from one point and it is scattered all over the area. So they choose this place as a spiritual capital and cultural and art center of Chandela dynasty. They built here 85 temples. After building the temples, they used to organize many rituals and religious things. And by these religious things, they used to create a positive energy from this point. And this positive energy scattered around the area and made them strong and prosper. So this is the reason behind the temples. How they used to create that positive energy? क्योंकि जब हम कोई भी धार्मिक अनुष्ठान करते हैं तो एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होती है। हम जैसे अगर किसी मंदिर में बैठ के ओम के मंत्र का जाप करें, ये टेम्पल्स तो नहीं है सच में। ये टेम्पल्स ही, इसमें उस समय पूजा पाठ हुआ करते। यस, ये स्पिरिचुअल कैपिटल ही चंदेल राजाओं। बट अभी राइट नाउ भी प्रे नहीं, अभी नहीं। प्रीस्ट वगैरह नाउडेज इट बिकम मोन्यूमेंट्स बिकॉज़ इनकी जो स्कल्पचर्स हैं वो ब्रोकन है और ब्रोकन स्कल्पचर्स की पूजा नहीं। देयर इज नो प्रीस्ट हियर नो। भैया आपका नाम क्या था? करण सिंह। अरे इनमें तो कुछ तो टेंपल की शेप में बने हुए हैं, कुछ यहाँ पे टॉम भी बने हुए हैं। यस, इसका क्या कारण? एक्चुअली ये बिल्डिंग ज़्यादा पुरानी नहीं है। ये वाली नहीं, क्योंकि मैंने हिस्ट्री में एक जिक्र किया था महाराजा प्रताप सिंह का, जो महाराजा छतरपुर थे। सबसे पहली बार इन पुराने मंदिरों का रेस्टोरेशन इन्हीं ने करवाया था और हर राजा ये चाहता है कि मेरे जाने के बाद मेरा नाम। तो चंदेल राजाओं के इतने बड़े टेम्पल्स बनाए, बहुत सारे टेम्पल्स थे। उन्होंने रेस्टोरेशन के बाद सोचा कि मैं भी कुछ करवा। अच्छा, हाँ, नहीं, परमार डायनेस्टी से। परमार ये छतरपुर रियासत के राजा थे। तो 1850 में उन्होंने इस बिल्डिंग को बनवाया। इस वाली? हाँ, और इसमें ब्रिक्स का और लाइम का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन उस जमाने में उनकी सोच कितनी अच्छी थी, आप देखिए। एक बिल्डिंग है, उन्होंने 3 धर्मों को दिखाया। जो पहला स्ट्रक्चर है वो मॉस्क का है, ये मुस्लिम आर्किटेक्चर है। बीच वाला बौद्ध धर्म को रिप्रेजेंट करता है, ये पगोड़ा है। और तीसरा है टेम्पल हिंदू धर्म का सनातन है। यहाँ पर कोई भी मूर्ति नहीं है, सिर्फ एक शिवलिंग है। शिवलिंग कभी किसी रिलीजन को रिप्रेजेंट नहीं करता, शिवलिंग क्रिएशन को रिप्रेजेंट करता है। तो उन्होंने सभी को मैसेज दिया, गॉड इज वन, यू फाइंड देम इन डिफरेंट प्लेसेस बाय डिफरेंट नेम्स। सर्व धर्म समान, और हम कहते हैं ना सेक्युलरिज्म, तो हम आज से 150 साल पहले 200 साल पहले